ये साबित कर दिया जाए कि अछूत का मतलब ये होता है कि छूने से पाप लग जाए, तर्क से यदि साबित हो जाएगा तो उसे सही माना जाएगा, साबित नहीं होगा तो उसे नहीं माना जाएगा। गुड आफ्टरनून, वंस अगेन स्वागत है आपका बहुत बहुत प्लूटो साइंस में। मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जो ना केवल मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि प्री के दृष्टिकोण से भी यहाँ से हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यदि मैं कहूँ कि एक जो बेसिक कंसेप्ट है या एक जो समझ है वो एक कंसेप्चुअल वे में हमें कैसी होनी चाहिए मॉडर्न इंडिया में, हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसका जो बेस है वो बेस में मैंने आपसे एक पार्ट में आपको बता चुका हूं कि आधुनिक भारत का जो आर्थिक चरण है, जिसमें हमने वाणिज्यवादी पूंजीवाद का चरण पढ़ा था, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण पढ़ा था और वित्तीय पूंजीवाद का चरण पढ़ा था। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि बिना इसको समझे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन और आगे का जो मॉडर्न इंडिया है उस पर पकड़ बन ही नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा पार्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जब तक ये अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगा, यानी ये एक दूसरा कंसेप्ट है, तब तक कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा कैसे समझ में आएगा। और इसी का ही एक छोटा सा इसी में ही आगे, यानी इसी के साथ जो है हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे बाद में 1857 की क्रांति। तो ये भी है, 1857 की क्रांति भी है, और ब्रिटिश भारत का जो आर्थिक चरण है, जिसमें हमने रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में किस प्रकार से भारत में जो आर्थिक इतिहास है, यानी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शोषणवादी जो व्यवस्था थी, उसको 3 चरणों में 3 पार्टों में बांटा था। 1757 से लेकर 1813 तक जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा गया, और फिर उसका 1813 से 1858 तक जिसे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा गया, और 1858 के बाद से 1947 तक का जो चरण था जिसे वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा गया या निवेश का काल कहा गया। तो वो पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये वो पार्ट एक कंसेप्चुअल पार्ट है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये दूसरा कंसेप्चुअल पार्ट है, और इन दोनों पर टिके हुए हैं आगे के आपके राष्ट्रीय आंदोलन, यानी पूरी जो मॉडर्न इंडिया है उनका ये पिलर है। यानी मैं इन 3 विषयों को ले लूं, ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और एक हमारी 1857 की क्रांति, तो कहीं ना कहीं इसी के बाद जो है पूरी मॉडर्न इंडिया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आई, यानी एक कंसेप्चुअल वे तैयार होगा। तो यहां पर एक टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पहला जो शब्द आता है कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा गया, यानी यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि इसे सामाजिक धार्मिक जो है क्यों कहा गया। तो 2 शब्द यहां पर आ रहे हैं, एक शब्द आ रहा है सामाजिक, एक शब्द आ रहा है सामाजिक और दूसरा शब्द आ रहा है धार्मिक। तो यहां पर धार्मिक शब्द क्यों आया, इसका कारण आपको समझना है। इसका कारण यह है, यदि धर्म में सुधार नहीं होगा तो क्या समाज में सुधार हो सकता है? आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के जीवन में समाज और धर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? धर्म के लिए तो व्यक्ति मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है, यानी जो धर्म की बातें हैं वो समाज से जुड़ी हुई है। और मान लीजिए किसी धर्म में कुरीतियां हैं तो वो समाज में भी तो होंगी। तो यदि धर्म में सुधार करोगे तो समाज में भी सुधार होगा, और यही कारण है कि इस आंदोलन का नाम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया तो पहले तो इसको स्पष्ट करेंगे कि इसे सामाजिक धार्मिक क्यों कहा गया, यहां धार्मिक धर्म शब्द क्यों आया। क्योंकि धर्म में सुधार होगा तो समाज में सुधार आसानी से हो जाएगा, या पहले समाज में सुधार होगा तो धर्म में सुधार होगा। बताइए, धर्म और समाज में ज्यादा बड़ा क्या है? निश्चित रूप से ज्यादा बड़ा धर्म है। और धर्म इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब बालक पैदा होता है
तो पैदा होने के साथ ही उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो धार्मिक जो बातें हैं वो पहुंचा दी जाती हैं। व्यक्ति धर्म के साथ समझौता ना के बराबर अपने जीवन में करता है। तो यदि धर्म में कुरीतियां मौजूद हैं तो पहले उनको दूर करना पड़ेगा, यानी यदि धर्म की कुरीतियों को दूर किया तो समाज की कुरीतियां बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है तो इसे पुनर्जागरण के रूप में क्यों देखा जाता है। और दूसरा यहां पर शब्द आता है पुनर्जागरण यानी रेनेसा। तो हम पुनर्जागरण को तो हम पढ़ते हैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट से कि भाई यूरोप में पुनर्जागरण आया 13वीं शताब्दी में, और यूरोप में जब पुनर्जागरण आया तो ज्ञान विज्ञान बौद्धिक चेतना की एक लहर आई जिसने तर्कवाद अन्वेषण इन सब का विकास किया, और तर्क के आधार पर सही मानेंगे बात को और तर्क के आधार पर गलत मानेंगे। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण आया तो उसका इंपैक्ट भारत में भी देखने को मिला। तो भारतीय पुनर्जागरण को इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जोड़ा जाता है। अब कहा जाए इसकी शुरुआत कब मानी जाएगी, तो शुरुआत मानी जाएगी इसकी 19वीं शताब्दी से। कब मानी जाएगी इसकी शुरुआत? 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। तो 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। तो 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी गई तो 19वीं शताब्दी में कुछ ना कुछ तो खास हुआ होगा ताकि इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से। तो 19वीं शताब्दी समर्पित थी सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए, और 20वीं शताब्दी समर्पित थी दलितों के लिए। यानी इसको भी यदि इतिहास में और अच्छी तरीके से डिवाइड किया जाए तो 19वीं शताब्दी में जो समाज की कुरीतियां थी, जो समाज की कुप्रथाएं थी, उनको दूर करना था। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो अछूत दलित जातियां थी उनके लिए आंदोलन चले, किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, तो 20वीं शताब्दी उनके लिए समर्पित थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट था। तो ये एक कंसेप्चुअल वे में आपको समझना है कि पहला तो इसे सामाजिक धार्मिक क्यों कहा गया, दूसरा इसे पुनर्जागरण क्यों कहा गया। पुनर्जागरण इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, विसंगतियां थी। तो एक नया नवीन बौद्धिक वर्ग आएगा जिसे मध्य वर्ग की संज्ञा दी जाएगी। एक नवीन शिक्षित मध्य वर्ग का उदय होगा, यही पुनर्जागरण है। तो एक नवीन शिक्षित मध्य वर्ग का क्या होगा? उदय होगा। ठीक है। अब एक नवीन शिक्षित मध्य वर्ग का उदय होगा, कैसे होगा इस बात को समझिए। तो आप देखिए यूरोप में पुनर्जागरण आया, कब आया? 13वीं शताब्दी, ठीक है, के मध्य में। तो यूरोप में पुनर्जागरण आया, यूरोप में ज्ञान विज्ञान तर्क अन्वेषण इनको महत्व दिया गया। पोप की व्यवस्थाओं को प्रश्न चिन्ह किया गया कि पोप जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं है सही हो। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसको हम पोप का कहने पे नहीं मानेंगे, हम इसको तर्क के आधार पे मानेंगे। फिर वही जो कुछ बातें थी उनका प्रभाव भारत तक आया। अब उस समय यानी मैं बात कहूं 1820 तो औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा स्वरूप यूरोप में प्रारंभ हो चुका था। औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी जिसकी शुरुआत 1760 से 1780 के बीच में हो गई थी, पर व्यापक पैमाने पर यूरोप में ब्रिटेन में 1820 तक एक बड़ा यानी औद्योगिकरण हो चुका था। तो मैं ये कहने जा रहा था कि यूरोप में जो पुनर्जागरण आया, जो तर्कवाद विज्ञानवाद और एक नवीन आध्यात्मिक मानवीय चेतना का जो समाज विकसित हुआ, उसका प्रभाव भारत में भी आया। तो भारत में भी जो नवीन बौद्धिक चेतना की जो क्रांति पैदा हुई, यानी जो वर्ग का उदय हुआ, उसी को ही भारत में पुनर्जागरण कहा गया। कैसे? रूसो यूरोप से संबंधित थे, फ्रांस का दार्शनिक था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी पुस्तक का नाम था। रूसो की एक पुस्तक का नाम था सामाजिक समझौता। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में समान होता है, मतलब जन्म से व्यक्ति में कोई बुराई नहीं होती है।
इसी के साथ एक बात और बोली जाती है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके बाद वो सामाजिक बंधनों में, जंजीरों में जकड़ जाता है। तो यूरोप में कुछ शब्द पैदा हुए, यानी अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789। अब इन सब में कौन से शब्द पैदा हुए? तो रूसो ने कहा स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है। स्वतंत्रता कोई ऐसा नहीं है कि तुम मेरे गुलाम हो या किसी ने किसी को खरीद लिया है तो वो जो स्वतंत्रता है वो भी खरीदी गई। नहीं, ये स्वतंत्रता प्रकृति ने दी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, चाहे वो गोरे रंग का हो या काले रंग का हो। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधाराएं आई, उदारवाद की विचारधाराएं आई, समाजवाद की विचारधारा आई। तो इन विचारधाराओं को भारत के जो पढ़े लिखे, यानी जो भारत के जमींदार या फिर जो थोड़े से पैसे वाले लोग थे जो यूरोप पढ़ने गए, उन लोगों ने भी इन विचारधाराओं को सीखा। क्या कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई इस प्रकृति में असमान नहीं है, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। कोई गोरा हो या काला हो, यानी किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये उदारवादी जो विचारधाराएं आई, क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। अब प्रकृति ने जब सबको समान बनाया है तो ऐसी परिस्थितियों में आप मुझे जवाब देना, जब भारत में यह देखा जाएगा कि ये अंग्रेज जो है हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और कहीं ना कहीं भारतीयों को सेना में सूबेदार से ऊपर पद नहीं दिया जाता है और भद्दी भद्दी नस्ल भेदी गालियां देते हैं। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण आया और यूरोप में जो बौद्धिक आध्यात्मिक चेतना की जो क्रांति हुई, यानी जो एक बौद्धिक, नवीन बौद्धिक वर्ग का जो उदय हुआ, तो उसका प्रभाव भारत में भी आया और भारत से कुछ लोग पढ़ने यूरोप गए। तो उन्होंने किन बातों को सीखा? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, संसार में सभी व्यक्ति एक समान है, कोई भी बड़ा छोटा या रंग रूप जाति के आधार पर नहीं होता है। ये जो विचारधाराएं थी, ये विचारधाराएं भारत में आई। तो इसी को ही कहा गया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब अब भारत में कौन किसका इंपैक्ट आएगा, कौन सी विचारधाराएं आएंगी? भारत में जो विचारधाराएं आएंगी कि यहां पर जो अंधविश्वास है उसको तर्क के आधार पर साबित करो। क्या सती प्रथा तर्क के आधार पर सही या गलत है? तो तर्क के आधार पर यदि किसी जिंदा औरत को जलाना सही है तो सही माना जाएगा, और तर्क यदि कहता है नहीं ये गलत है तो गलत माना जाएगा। किसी व्यक्ति को अछूत, दलित इत्यादि के संबोधन से टिप्पणी करना या इत्यादि का संबोधन करना यदि तर्क के आधार पर यह साबित कर दिया जाए कि अछूत का मतलब यह होता है कि छूने से पाप लग जाए, तर्क से यदि साबित हो जाएगा तो उसे सही माना जाएगा, साबित नहीं होगा तो उसे नहीं माना जाएगा। तो इसको एक क्रम से सजाओ। यूरोप में पुनर्जागरण आया और एक तर्कवाद, विज्ञानवाद, अन्वेषणवाद से युक्त एक नवीन बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ, जिसने पोप के अधिकारों को तर्क के आधार पर चुनौती दी। उसके बाद भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया और अनेक भारतीय जब यूरोप पढ़ने गए तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, रूसों के विचार और उदारवादी, समाजवादी विचारधाराओं को जो है ग्रहण किया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है, प्रकृति ने सभी को एक समान बनाया है। नस्लवाद, जातिवाद, ये सब क्या है? ये सब जो है भेदभाव वाली प्रवृत्तियां। तो भारत में एक नवीन बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ जो तर्कवाद, विज्ञानवाद, ज्ञानवाद, यूरोप के तर्कवाद, विज्ञानवाद, ज्ञानवाद के प्रभाव से प्रेरित हुआ और उसने भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार किए, इसे ही पुनर्जागरण कहा गया। बात समझ में आई? अब इसको बांधो। तो यूरोप में पुनर्जागरण का युग आया, एक नवीन बौद्धिक लहर चली
उस नवीन बौद्धिक लहर ने तर्कवाद, मानववाद, विज्ञानवाद के ऊपर फोकस दिया और केंद्र पे मानव को रखने का प्रयास किया। अभी केंद्र में किसे रखा जाता था? पोप रखते थे ईश्वर को, लेकिन ईश्वर की बातें यदि तर्क के आधार पर गलत हैं तो उसे गलत मानी जाएगी। तो जो नवीन बौद्धिक वर्ग आया उसने कहा हम केंद्र में मानव को रखेंगे। मनुष्य को यदि जिंदा जला दिया जाए, मनुष्य को यदि छोटा दिखा दिया जाए, मनुष्य को यदि दास बना दिया जाए, मनुष्य को यदि गुलाम बना दिया जाए और तर्क कहता है ये सही नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो इसको बांधे कैसे? कैसे बांधे? तो इसको बांधना है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से युक्त एक नवीन बौद्धिक वर्ग आया जिसने जिसने अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से अनेक विचारधाराओं को विकसित किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, रूसों के विचारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं विचारों से प्रेरित और प्रभावित भारत का एक नवीन मध्य वर्ग का उदय हुआ जिसने तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद के आधार में भारत के समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी है। बताइए कोई कंफ्यूजन? 2 पॉइंट हो गए, बांध दिया इसको। पुनर्जागरण क्यों कहा गया? अब पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय पे मैं आता हूं। तो कहा इसे सामाजिक सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि सामाजिक सुधार इसलिए कहा गया भाई, क्योंकि जब हम तर्क के आधार पर समाज में व्याप्त कुरीतियां, आडंबर और अंधविश्वासों को दूर करेंगे तभी तो एक नए बौद्धिक वर्ग का विकास होगा। तो सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ था ये सबसे ज्यादा ये किससे जुड़ा हुआ था? सामाजिक सुधार से। और सामाजिक सुधार में क्या क्या सुधार करना था? सती प्रथा, नारी का उत्थान करना, और सबसे ज्यादा नारी का उत्थान करना था क्योंकि नारियों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। बाल विवाह, 10 साल से कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। इसी प्रकार शिशु हत्या, सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह, दास प्रथा, डाकन प्रथा, ये हमारे समाज की कुरीतियां है या नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरा जो पुनर्जागरण है ये सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ था। तीसरा बिंदु, नारी उत्थान, ये विशेष महत्व दिया गया क्योंकि नारियों की स्थिति दयनीय थी। तो नारी उत्थान से जुड़ा हुआ। नारियों में क्या? सती प्रथा। नारियों में क्या? डाकन प्रथा। नारियों में क्या? बाल विवाह। नारियों में क्या? उनको घर की वस्तु समझना, उनको शिक्षा के लिए हतोत्साहित करना। तो ये नारी उत्थान से जुड़ा हुआ था या नहीं था? अब इनके लिए किसको लेकर आएंगे? तो डी.के. कर्वे को लेकर आएंगे। इनके लिए किसको लेकर आएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर आएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? 35 से ज्यादा बालिका स्कूलों की स्थापना की। ठीक है। इनके लिए किसको लेकर आएंगे? नारी उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई को लेकर आएंगे जिन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने महान थे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो अपने बेटे, इकलौते बेटे का विवाह एक विधवा से करा दिया। डी.के. कर्वे ने खुद एक विधवा से विवाह कर लिया। तो वो जो बात कह रहे थे वो उसको सत्यापित करते थे। तो नारी उत्थान से यह आंदोलन जुड़ा हुआ है कि नहीं? इसके विशेष रूप से नारी उत्थान है या नहीं है? नारियों का उत्थान करना। अब इसका स्वरूप कैसा था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो मध्य वर्ग से मध्य वर्ग तक सीमित था। ठीक है। और शहरों तक जो है यह फैल पाया क्योंकि जो शिक्षित वर्ग था वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों में रहता था और जो पैसे वाले थे यानी जो गरीब थे वो तो शिक्षित हो नहीं पाए। तो इसका स्वरूप मध्य वर्गीय था, बड़े बड़े शहरों तक था और पूरे भारत के क्षेत्र में ये नहीं फैल पाया। ये स्वरूप था। ठीक है। अब योगदान क्या था? तो इसका व्यापक योगदान हुआ। इसने पूरे भारत में भारतीयों को एक बार फिर यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम गुलाम क्यों बने? क्योंकि हमारी कमजोरी थी, सांस्कृतिक सामाजिक हमारी एकता में कमी थी, इसीलिए मुट्ठी भर अंग्रेजों के हाथों हम गुलाम बन गए। तो हम गुलाम क्यों बने? ये जो है इसका योगदान था। भारतीयों में जागृति, चेतना फैलाने का योगदान था। भारतीयों को जागृत करने का, भारतीयों में राष्ट्रवाद पैदा होगा,
भारतीयों में एकता के सूत्र में बंधेंगे तो कितने पॉइंट आएंगे इसका, और ये स्टार क्वेश्चन है, ये दो इसके। अब निष्कर्ष में क्या लिखोगे, एक व्यापक स्वरूप, एक व्यापक समाज सुधार, और इसके मसीहा, इसके जिसे कहेंगे पॉइनियर, इसके शुरुआती बिंदु कौन रहेंगे, राजा राम मोहन राय। कौन होंगे, राजा। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, स्ट्रक्चर में बांधने। तो आप ये जो क्वेश्चन है, ये एन कैन प्रकारेण, मतलब हर बार एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, पर इसको कंसेप्ट में कैसे बांधोगे, तो कंसेप्ट में जाओगे पुनर्जागरण। कहां पे, यूरोप में। पुनर्जागरण में क्या हुआ, तर्कवाद, विज्ञानवाद, ज्ञानवाद का विकास, अन्वेषण, पोप को चुनौती, तर्क के आधार पर जो सही होगा उसे माना जाएगा, और अब जो नई विचारधारा आ रही है उसमें मनुष्य को केंद्र में रखा गया। तो अब कौन आएंगे, रूसो भाई साहब आएंगे। रूसो क्या कहेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मनुष्य क्या है, प्रकृति ने मनुष्य सभी को, व्यक्ति को एक समान बनाया है। रूसो का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, कॉमन विल इज द सोवरेन विल, जनता की आवाज ही लोकतंत्र की आवाज है। राजा या रानी नहीं कह रहा कि मेरी आवाज जो है वो सर्वप्रमुख आवाज है, नहीं। रूसो क्या कहेंगे वो बाद में कभी देखी जाएगी। तो आपको आंसर कैसे तैयार करना है, कंसेप्चुअल वे में। यूरोप में गए, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण में क्या हुआ, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद, केंद्र में क्या आने लगा, मानववाद। मानव को कष्ट होगा तो तर्क के आधार पर देखा जाएगा सही है या गलत है। पोप की सत्ता को चुनौती दी गई। अब उसका इंपैक्ट भारत में, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति यूरोप में आई, ब्रिटेन में आई, तो उसका प्रभाव भारत में देखने को आ रहा है। तो भारत में क्या हो रहा है, एक नवीन मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो रहा है, और उसी में से एक व्यक्ति कौन आएंगे, राजा राम मोहन राय। तो यहां पर पुनर्जागरण क्यों कहा, क्योंकि यूरोप में जो नवीन बौद्धिक क्रांति की लहर चली, जो तर्कवाद, मानववाद, विज्ञानवाद से युक्त थी, उसका प्रभाव भारत में। और भारतीय नव मध्य वर्ग नवीन चेतना से युक्त जब उसने अपने समाज का आकलन किया, तो अनेक कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाए, उसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी। तो यूरोप से यहां कनेक्ट किया। अब स्वरूप कैसा था, मध्य वर्ग। क्या था, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में सबसे ज्यादा क्या, नारी उत्थान, ठीक है। और भारतीयों को क्या करना है, जगाना है। तो योगदान क्या था कि भारतीयों को जो हीन भावना है औपनिवेशिक, उससे ऊपर उठाना है कि हम लोग गुलाम जो है वो हमारी मानसिकता नहीं है। हम गुलाम कभी जो है, आज हम जरूर गुलाम हैं, लेकिन कभी हम इस दुनिया पे राज करते थे। तो यहां पर मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि योगदान क्या दिया, योगदान यह दिया इस पूरे सामाजिक सुधार आंदोलन ने कि भारत में एकता का सूत्रपात, भारतीयों को आपस में जोड़ा। और ये मेन पॉइंट है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हमारी सांस्कृतिक सामाजिक कमियों की वजह से उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। तो हमें हीन भावना से दूर करना, और हमारा जो है हमें गुलाम बनाया गया क्योंकि हमारी कमजोरियां थी, ये बात का अनुभव कराने के लिए, इस बात को बताने के लिए ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने योगदान दिया। ये इसका योगदान था। अब आप मेरे को बताइए, ये आपको आंसर मेंस में लिखना है, ठीक है। तो मेंस में जब आप इस आंसर को लिखना है तो एक कंसेप्ट लो, उस कंसेप्ट में 5 प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, 10 प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बस कंसेप्ट याद रखिए कि ये सामाजिक धार्मिक क्यों था, पुनर्जागरण क्यों कहा गया। अब राजा राम मोहन राय पे आएंगे। तो पहले व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है, तथाकथित पहले व्यक्ति थे जो विदेश गए। ये 1803 से 1811 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, और इनको राजा की उपाधि किसने दी, अकबर सेकंड ने। इनका जन्म कहां होता है, तो बंगाल के राधा नगर में होता है। कब होता है, 1772 में होता है, ठीक है। उसके बाद
इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? जगमोहन। इनकी भाभी का नाम क्या था? अलका भाभी। तो इन्होंने ये देखा कि इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को जबरदस्ती जलाने के लिए, सती करने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो इसका इन्होंने विरोध किया, रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब यह घटना इनके आंखों के सामने से, यानी इस चीज को वो रोक नहीं पाए, जब यह घटना उनकी आंखों के सामने घटी कि वो भाभी, वो जो महिला है वो मरना नहीं चाह रही थी, इनके पति की मृत्यु हो गई लेकिन जबरदस्ती उनको चिता पे बिठाया जा रहा था। तो कोई अपनी मर्जी से मरे तो एक चलो एक बात भी है, लेकिन जबरदस्ती, तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं राजा राममोहन राय इस घटना से एक प्रकार से व्यथित हो जाते हैं और इस घटना के कारण राजा राममोहन राय कहीं ना कहीं एक नए जो है सामाजिक सुधार की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी ये एक चेंजिंग पॉइंट था, ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बदलाव की घटना थी जब उनकी भाभी को सती होने के लिए प्रेरित किया गया। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, ये राजा तो थे नहीं, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। क्यों दी थी? क्योंकि अकबर सेकंड को जब पेंशन नहीं मिल रही थी तो उनकी पेंशन के लिए महारानी विक्टोरिया के पास उनकी चिट्ठी, उनकी जो है सिफारिश करने के लिए गए थे कि अकबर सेकंड, जिनका कार्यकाल 1807 से 1837 तक था, उनकी पेंशन दिलवाई जाए। ठीक है, 1806 से 1837 तक। अब ये जो राजा राममोहन राय थे, ये प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई तोहफात उल मवाहिद्दीन, जिसे कहा गया एकेश्वरवाद। तो ये क्या कहते हैं? एकेश्वरवाद की पूजा करनी चाहिए। बहुदेववाद का क्या करते हैं? ये विरोध करते हैं, बराबर। फिर ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो धर्म में जो बुराइयां हैं वो तर्क के आधार पर यदि ठीक नहीं है तो उनको नहीं माना जाए। ठीक है। उसके बाद वो 1815 में किसकी स्थापना करते हैं? आत्मीय सभा की। 1816 में वो किसकी स्थापना कर रहे हैं? तो वेदांत सोसाइटी की। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से किसकी स्थापना कर रहे हैं? हिंदू कॉलेज की। उसके बाद जो है वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो वो ईसाई धर्म की भी बुराई करते हैं और ईसाई धर्म में जो चमत्कार को सही ठहराया गया है कि ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, पोप इत्यादि, वो चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं चमत्कार से यदि सब कुछ होने लगा तो फिर जो है ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना ही किसी जो है तर्क की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। तो सब जो है कहीं ना कहीं उस चमत्कार के ही पीछे चलने लगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि चमत्कार से सब कुछ सही हो जाए। तो ये किसकी बुराई करते हैं? ईसाई धर्म में मौजूद कुरीतियों की, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी कौन सी भाषा में थी? बंगाली। तो बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। उसके बाद वो एक अखबार लिखते हैं जिसका नाम था मिरातुल अखबार। ये मिरातुल अखबार था। मिरातुल अखबार के बाद फिर एक मैगजीन लिखते हैं जिसका नाम था ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन, इंग्लिश में। कहते हैं राजा राममोहन राय को 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। राजा राममोहन राय को 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। राजा राममोहन राय को 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। उसके बाद फिर जो है 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1825 में एक और कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं वो। तो 1828 में जब वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं तो आपको यह बात समझनी है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है।